ये कहानी है मेरे थाईलैंड के सफ़र की। एक ऐसा सफ़र जो सिर्फ नए जगहों की खोज नहीं, बल्कि एक नई एनर्जी, एक नया एक्सपीरियंस और अपने आप को एक बेहतर समझने का एक तरीका भी था। तो मेरा सफ़र शुरू हुआ फुकेट से, एक ऐसी जगह जो किसी स्वर्ग से कम नहीं लगती। सफ़ेद रेत वाली बीचेस, गहरा नीला समंदर और हर तरफ एक रिलैक्सिंग वाइब। फुकेट सिर्फ पार्टीज़ के लिए नहीं, बल्कि नेचुरल ब्यूटीज़ के लिए भी मशहूर है। मैंने बिग बुद्धा देखा, जो एक पहाड़ी पर बना एक मैसिव वाइट स्टैचू है। वहाँ से पूरा फुकेट सिटी और समुंदर का व्यू देखने लायक था। जैसे ही मैं बिग बुद्धा पहुँचा, एक अलग ही एनर्जी महसूस हुई। ऊपर पहुँचने का रास्ता थोड़ा अपहिल है, लेकिन जैसे जैसे मैं ऊपर बढ़ता गया, वैसे वैसे पूरा फुकेट का नज़ारा और भी खूबसूरत होता गया। यहाँ पहुँचते ही एक अजीब सी शांति महसूस हुई। हवा थोड़ी ठंडी थी और नीचे पूरा फुकेट दिख रहा था। समुंदर, ग्रीन वैलीज और दूर पतोंग की स्काईलाइन। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा शहर एक जगह सिमट गया हो। वहाँ के लोकल लोगों ने बताया कि ये बुद्धा स्टैचू सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल भी है। यहाँ लोग अपनी मन्नतें मांगने आते हैं और जो शांति यहाँ महसूस होती है वो कहीं और नहीं मिलती। उसके बाद मैं वहाँ से ओल्ड टाउन मार्केट की तरफ निकल गया। ओल्ड टाउन मार्केट, फुकेट का असली रंग। एडवेंचर और नेचर के बाद मैं फुकेट ओल्ड टाउन मार्केट एक्सप्लोर करने निकल गया। फुकेट ओल्ड टाउन, एक रंग बिरंगी गली। फुकेट सिर्फ बीचेस और आइलैंड्स के लिए ही नहीं, बल्कि अपने हेरिटेज और कल्चर के लिए भी मशहूर है। जब मैंने फुकेट ओल्ड टाउन एक्सप्लोर किया, तो ऐसा लगा जैसे किसी और ही दुनिया में आ गया हूँ। मॉडर्न फुकेट की लाउड नाइट लाइफ से बिल्कुल अलग, एक शांत और आर्टिस्टिक जगह। वैसे ये जगह एक स्ट्रीट फूड का स्वर्ग है। अगर तुम संडे को यहाँ जा रहे हो तो फुकेट संडे नाइट मार्केट मिस नहीं करना। ये रोड एकदम अलाइव हो जाती है। एवरीवेयर लाइट्स, स्ट्रीट परफॉर्मर्स और सबसे इम्पोर्टेंट अमेजिंग थाई स्ट्रीट फूड। मैंने यहाँ कुछ लोकल डिशेस भी ट्राई की। फिर अगले दिन फुकेट के एडवेंचर, बिग बुद्धा और ओल्ड टाउन मार्केट एक्सप्लोर करने के बाद टाइम आया फुई फुई आइलैंड्स का। ये जगह तो एकदम पोस्टकार्ड वाली लगती है। टर्कोइस पानी, बड़े बड़े लाइमस्टोन क्लिफ्स और सफ़ेद रेत वाली बीचेस। मैंने यहाँ स्नॉर्कलिंग भी की। स्कूबा डाइविंग भी की और पानी इतना क्लियर था कि मछलियाँ जैसे भाई सामने से जा रही थी छू छू के। ये जगह किसी पोस्टकार्ड या वॉलपेपर जैसी लगती है। फी फुई आइलैंड्स जगह सिर्फ थाईलैंड की ही नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे खूबसूरत ट्रॉपिकल डेस्टिनेशन में से एक है। सुबह सुबह मैंने स्पीड बोट ली और जैसे ही समुंदर में निकला, वहाँ ही हवा एकदम फ्रेश लगने लगी। समुंदर का पानी इतना क्लियर टर्कोइस कि नीचे तक सब दिख रहा था। जैसे ही हम फी फुई आइलैंड के पास पहुंचे, सामने बड़े बड़े लाइमस्टोन क्लिफ्स दिखने लगे, जो एकदम सिनेमैटिक फील दे रहे थे। माया बे, वो जगह जहां स्वर्ग जिंदा है। सबसे पहली जगह जहां हम पहुंचे वो थी माया बे। फिर आया समय स्नॉर्कलिंग का। माया बे के बाद मैंने स्नॉर्कलिंग की और ये एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल था।
पानी में जैसे ही घुसा एक अलग ही दुनिया दिखाई दी। रंग बिरंगी कोरल लीव्स और ब्राइट ब्लू और येलो फिशेस, और कभी कभी कोई छोटी शार्क भी। यह मोमेंट एकदम पीसफुल था, सिर्फ पानी की आवाज़ और मछलियों के आगे पीछे तैरना। फिर वहीं से वाइकिंग केव देखा। वाइकिंग केव से फीले लगून में थोड़ी बहुत जेट स्की की। तेरे मेरा हाथ चिपक गया रे माधो। और फिर वहां से हम एक छोटे से आइलैंड पे चिल करने निकल गए। फीफी आइलैंड एक ऐसी जगह है जो सिर्फ देखी नहीं महसूस की जाती है। यह सफ़र सिर्फ एक ट्रिप नहीं था, बल्कि एक नेचर के बीच एक सुकून भरा एक्सपीरियंस था। फिर अगले दिन फीफी आइलैंड के बाद बहुत थकान हुई। फिर अगले दिन हम लोग फ्रीडम बीच की तरफ निकल गए। फ्रीडम बीच, जो लोग कहते हैं एक हिडन जिम है। यहाँ पहुँचना हमने जैसा सोचा था कि इजी रहेगा, सीधा बीच रहेगा, वैसा नहीं था। तो यहाँ पर दो तरीके थे जाने के, एक पैसे दे के और दूसरा हाइक करके नीचे जाना जंगलों के थ्रू। अब चाहिए तो प्रैक्टिकली देखेंगे तो पैसे दे के नीचे जाना आसान था, और वो सबसे बेस्ट सूट कर रहा था क्योंकि शाम हो गई थी। पर उसी के बीच में आ गया ईगो कि भाई पैसे क्यों, हम तो सीधा जाएंगे। तो उसी के साथ हम लोग फ्रीडम बीच को जंगलों के थ्रू ढूंढने निकल पड़े। फिर ढूंढते ढूंढते शाम हो गई, अंधेरा हो गया, और अंधेरे में हम जंगलों के बीच में चलते हुए नीचे जा रहे थे। भाई तुम नहीं समझ रहे हो कितना मेहनत किया है मैंने ये बीच पे पहुंचने के लिए। फाइनली 1 या 1.5 घंटे हाइकिंग करने के बाद हम नीचे पहुंचे। बीच में बहुत हुआ कि गिव अप करके वापस जाए यार, अंधेरा हो गया, डर लग रहा था बहुत ज़्यादा, लेकिन गिव अप नहीं किया और नीचे पहुंचे। खैर अंधेरा हो गया था तो कुछ खास देख नहीं। फिर टाइम आया पतोंग वॉकिंग स्ट्रीट का। पतोंग वॉकिंग स्ट्रीट, फुकेत की रातों का धमाका। जैसे ही रात होती है बांग्ला रोड एकदम अलाइव हो जाता है। नियॉन लाइट्स, लाउड म्यूजिक और नॉन स्टॉप एनर्जी से भरा हुआ। यहाँ हर तरफ बार्स, नाइट क्लब्स, फायर शोज और स्ट्रीट परफॉर्मर्स दिखाई देते हैं, जो इस जगह को एक अलग ही वाइब देते हैं। वैसे यहाँ पर काफ़ी फेमस नाइट क्लब्स थे, जैसे इल्यूजन और शुगर क्लब। वैसे पतोंग का एक दूसरा चेहरा भी है, जो कि रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट है। पतोंग का रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट फुकेट नाइट लाइफ का एक बोल्ड और फ्लैशी साइड है। फिर अगले दिन टाइम आया जेम्स बॉन्ड आइलैंड का। जेम्स बॉन्ड आइलैंड एक एडवेंचर भरा सफ़र। फंगा बे के एम्ब्रिल ग्रीन वाटर्स में छुपा एक सिनेमैटिक ज्यूल, जेम्स बॉन्ड आइलैंड यानी को टापू। स्पीड बोट से जैसे ही आइलैंड के करीब पहुंचता हूँ, वैसे ही लाइमस्टोन क्लिफ्स और डेंस ग्रीनरी का नज़ारा एकदम ब्रेथ टेकिंग लगता है।
लेकिन असली एडवेंचर तब शुरू होता है जब कायाक्स पर बैठकर हम नैरो केव्स और हिडन लगून्स के अंदर जाते हैं। केव्स के अंदर एक नेचुरल लाइट और शैडो का खेल दिखाई देता है और पानी की हल्की हल्की लहरों के साथ गुफाओं की रॉ ब्यूटी और भी मेस्मराइजिंग लगती है। साइलेंट लगून्स और टावरिंग लाइमस्टोन फॉर्मेशंस एक अलग ही दुनिया का एहसास दिलाती है। आखिर में जब रेम्सफोर्ड आइलैंड का आइकॉनिक वर्टिकल रॉक फॉर्मेशन सामने आता है तो वो पूरे सिनेमैटिक मोमेंट लगता है, एकदम सरियल, एकदम एडवेंचर फील्ड। सो हेलो गाइस, व्हाट्स अप। आज एक स्पेशल डे है, आज संक्रांत है एंड मतलब ये थाईलैंड की होली है बेसिकली। एंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा वाइल्ड है। आई शो यू गाइस, वेट, रास्ते पे सब दिखा दो। संक्रांत, थाईलैंड की होली। सोचो, सड़कों पर हर तरफ पानी की बरसात हो रही है, लोग वाटर गन्स लेके एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, हर गली एक बैटलफील्ड बन चुकी है। जी हाँ, वेलकम टू संक्रांत, थाईलैंड की होली। थाईलैंड का सबसे बड़ा और सबसे क्रेजी वाटर फेस्टिवल। अप्रैल 13 से 15 के बीच पूरा थाईलैंड एक मैसिव वाटर वॉर जोन में बदल जाता है। सब लोग एक दूसरे को भिगाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। कुछ लोग हाई स्कूल वाटर से अटैक करते हैं तो कहीं पर एलिफेंट साइज हॉर्सेस से पानी बरसाए जा रहे हैं। यार बहुत ज़्यादा राउडी है इधर, कोई भी गिरेगा इधर की बाइक से। मज़ा आ रहा है यार, बहुत मज़ा आ रहा है। लेकिन असली मज़ा स्ट्रीट्स पर चल रहा है, फुल ऑन वाटर वॉरफेयर। सोचो तुम स्कूटर पे जा रहे हो और अचानक एक बड़ी सी बाल्टी भर के तुम पे पानी फेंका जाता है, गेम ओवर। अगर थाईलैंड में हो और संक्रांत मिस कर दिया तो असली थाईलैंड एक्सपीरियंस पूरा नहीं हुआ। तो अपनी वाटर गन लोड करो, वाटरप्रूफ फ़ोन कवर रेडी रखो और तैयार हो जाओ इस पानी के जंग के लिए। Wasn't always just a single shade, a palette full of gray in reverie. And I can burn it brighter than the sun. I have a golden gun inside of me. Don't box me in, don't, or I'll leave. I'd rather be a dreamer, I'd rather be free, I'd rather be a leader, I'd rather be a queen, I'd rather be a singer. टाइगर पार्क, एक डेयर डेविल एक्सपीरियंस, खतरनाक सा एक्सपीरियंस। सोचो, एक ह्यूज टाइगर तुम्हारे बिल्कुल पास है, उसकी आंखें तुम्हें तरफ देख रही है और तुम उसके साथ एक केज के अंदर खड़े हो। यह कोई सपना नहीं बल्कि टाइगर फुकेट पार्क का असली थ्रिल है। यह जगह उन लोगों के लिए है जो फियरलेस और एडवेंचरस के दीवाने हैं। हम उन टाइगर्स के साथ बैठ सकते हैं, उनके साथ फ़ोटोज़ ले सकते हैं क्लोजअप होके और उन्हें टच कर सकते हैं। बस एक ही रूल है,
डरना ही। लेकिन जब मैं एक फुल ग्रोन टाइगर के पास खड़ा हुआ तब एड्रेनलिन पंप होने लगता है। उनके रॉ पावर, शार्प क्लोज और डीप ग्रोल्स लाइव देखने का एक्सपीरियंस एकदम अलग लेवल का था। प्रो टिप, अगर तुम्हें सबसे थ्रिलिंग एक्सपीरियंस चाहिए तो सबसे बड़ा टाइगर का इंक्लोजर में जाओ। वहाँ जाके एक रियल लाइफ जंगल किंग के साथ फेस टू फेस होने का मज़ा ही अलग है। अब इसके बाद कोरल और राचा आइलैंड, समुंदर की नई दुनिया। सबसे आखिर में सफ़र हुआ कोरल और राचा आइलैंड का। यहाँ का पानी इतना साफ था कि नीचे तक देखा जा सकता था। मैंने यहाँ फिर से स्नॉर्कलिंग की। राचा आइलैंड थोड़ा ज़्यादा सिक्योर्ड और पीसफुल था। यह एक ऐसी जगह थी जहाँ सिर्फ साफ हवा की आवाज़ और समुंदर की लहरों का सुर सुनाई देता था। यहाँ पर मैंने लैम्बोर्गिनी और फरारी भी देखी जो कि मुझे आइलैंड का टूर दे रही थी। एक सफ़र सिर्फ घूमने का नहीं, एक वॉरियर बनने का भी। मेरा ये सफ़र सिर्फ बीचेस एक्सप्लोर करने, आइलैंड्स देखने या एडवेंचर करने तक सीमित नहीं था। मैं यहाँ एक और वजह से आया था, मुay थाई और MMA की ट्रेनिंग लेने। थाईलैंड जो है मुay थाई का घर, यहाँ हर जिम में पसीने की खुशबू और वॉरियर्स की कहानियाँ बसी होती है। यहाँ आकर मुझे एक नया लेवल का डिसिप्लिन और डेडिकेशन देखने को मिला। ट्रेनिंग का हर दिन एक नया चैलेंज था। सुबह से लेकर शाम तक पैड वर्क, क्लेंचिंग, पैक वॉक और स्पारिंग एकदम इंटेंस। कोचेस का एक्सपीरियंस और मुay थाई फाइटर्स का रॉ एग्रेशन मुझे एक नए फाइट IQ तक ले गया। We were in love, couldn't stop us. Like a good drug, never run. We hook up in my car, driving so far. Play your guitar, you'd show me your art. Let down our guards, think with our hearts. Stare at the stars, we were never apart. Drinking too young, way too much fun. Out in the sun. और जब टकराते सूरज के नीचे थके हारे ट्रेनिंग से निकलता था तो समझ आता है कि मुay थाई सिर्फ एक मार्शल आर्ट्स नहीं, एक जीने का तरीका है। Pain, he kick very pain. Oh, much stronger. Every trainer they not want him when I train him to another trainer say, oh no. फुल इंटेंसिटी और एनर्जी के साथ एक तरफ जिम का ग्राइंड, दूसरी तरफ फुकेट की नेचुरल ब्यूटी। ये कॉम्बिनेशन मुझे हमेशा याद रहेगा। आज थाईलैंड का आखिरी दिन था और एक अलग ही एहसास हो रहा था। एक सफ़र जो शुरू हुआ था एक्साइटमेंट और एडवेंचर के साथ, आज अपने आखिरी मोड़ पर था। इस सफ़र के हर पल में कुछ नया सीखा, नए लोग मिले, नए नज़ारे देखे और आज इस जर्नी का आखिरी डेस्टिनेशन था ब्लैक रॉक व्यू पॉइंट, फुकेट का हिडन जेम। थाईलैंड में इतने व्यू पॉइंट्स एक्सप्लोर करने के बाद भी ब्लैक रॉक व्यू पॉइंट का एक्सपीरियंस अलग ही लेवल का था। ये एक हिडन जेम है जो टूरिस्ट स्पॉट से दूर एक एडवेंचरस ट्रेल के अंदर छुपा है। जैसे ही ट्रैकिंग स्टार्ट की समझ आया कि ये सिर्फ एक व्यू पॉइंट नहीं, एक पूरा एडवेंचर है। थकेदार जंगल के बीच से गुजरने वाला ट्रेल,
कभी स्टीप, कभी स्लिपरी, लेकिन जितनी मेहनत उतना ही बड़ा रिवॉर्ड। जब फाइनली ऊपर पहुंचा, सामने का नज़ारा ब्रेथ टेकिंग था। पूरा नाइहान बीच, प्रोम्थेप कीप एंड अंडमान सी एक फ्रेम में दिख रहा था। हवा ठंडी, नज़ारा क्लियर और वाइब एकदम पीसफुल थी। यहाँ तक पहुँचना मुश्किल था, लेकिन जो फीलिंग यहाँ आके मिली वो वर्थ इट थी। बाइक उठाई और काटा व्यू पॉइंट की तरफ बढ़ा। रास्ते में हल्की सी चढ़ाई और हर तरफ ग्रीनरी थी। हवा एकदम फ्रेश और कूल लग रही थी। जैसे व्यू पॉइंट पर पहुंचा, सामने का नज़ारा माइंड ब्लोइंग था। काटा नोई, काटा याई और करान बीच एक ही फ्रेम में दिख रहा था। एक तरफ नीला समुंदर, बीच में ग्रीनरी और दूसरी तरफ धूप में चमकती गोल्डन सैंड। यह एकदम पोस्टकार्ड जैसी लग रही थी। मैंने यहाँ कुछ देर शांति से बैठकर वो पूरा सीरियल व्यू एंजॉय किया। सोचा कि फुकेट का असली मज़ा सिर्फ बीचेस में नहीं बल्कि उन्हें ऊपर से देखने में भी है। आज थाईलैंड का आखिरी दिन था और एक अलग ही एहसास हो रहा था। एक सफ़र जो शुरू हुआ था एक्साइटमेंट और एडवेंचर के साथ, आज अपने आखिरी मोड़ पर था। और आज इस जर्नी का आखिरी डेस्टिनेशन था काटा बीच। जैसे ही काटा बीच पर पहुंचा, धूप गोल्डन सैंड पर चमक रही थी। लहरों का हल्का शोर एक सुकून भरी फील दे रहा था। मैंने एक आखिरी बार थाईलैंड के ठंडे पानी में डुबकी लगाई। मैंने हर मोमेंट को डीपली फील किया। और इस तरह ख़त्म होता है मेरे थाईलैंड का ये सफ़र। यह सिर्फ एक ट्रिप नहीं था, बल्कि एक कहानी थी जो हमेशा यादों में ज़िंदा रहेगी। फुकेत की यह हवा, समुंदर की लहरें और ये शोर और यहाँ का एडवेंचर, सब कुछ एक पल के लिए रुक सा लगा, जैसे ये सफ़र कभी ख़त्म ना हो। लेकिन हर सफ़र की तरह इसकी भी एक मंजिल थी। ये आखिरी दिन था, लेकिन ये आखिरी याद नहीं। थाईलैंड तुमसे फिर मिलेंगे किसी नए सफ़र, किसी नई कहानी के साथ।